सेक्शन 7 ऑफ जीएसटी एक्ट, जीएसटी एक्ट का सेक्शन 7, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस, ये ट्रिगर पॉइंट होता है। अभी मैं लॉ पढ़ाऊंगा, फिर आपको समझ में आएगा कि ये क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले आप देखिएगा पुराने जमाने में, पुराने जमाने मतलब समझते हैं, जब बैंक हुआ करते, बैंक के टाइम या सर्विस क्लास अगर पहला जिसने देखा हो गलती से, और मैन्युफैक्चर, मैंने आप लोगों को बताया था पहले क्लास में, छोटा सा हिंट दिया था कि करीब मोर देन 15 एक्ट मिलके उसको एक साथ बना के जीएसटी, क्योंकि वहां बहुत सारे प्रॉब्लम्स को उन्होंने कहा पे जीएसटी। वैट, वैट मतलब होता था वैल्यू एडेड टैक्स, या इसको सेल्स टैक्स भी प्यार से, या इसको हम सीएसटी बोलते थे, सेंट्रल सिस्टम। इसके अंदर में टैक्स कब लगता था? जब इसको सेल किया जाता था गुड्स को। ये किस पे लगता था? गुड्स पे। ये भी गुड्स के मैन्युफैक्चर और सर्विस का मतलब जैसे रेंट वेंट जो होता है सर्विस, ये की सर्विस वगैरह, तो सर्विस टैक्स, रेंट का सर्विस टैक्स। ठीक है, तो सर्विस टैक्स कब लगता था? जब इसको एक वर्ड दिया जाता, प्रोविजन ऑफ सर्विस। प्रोविजन ऑफ सर्विस का मतलब पता है क्या होता था? जैसे एक टीचर ने अपनी क्लासेस खत्म कर, दैट इज कंप्लीशन ऑफ क्लास। ठीक है, जैसे सीए ने अपना काम कर दिया, ऑडिट कर दिया, दैट इज प्रोविजन ऑफ सर्विस, काम खत्म हो गया। आप रेंट पे रह रहे हो, आपने मंथली रेंट कंज्यूम कर लिया, जैसे कि आपने 1 अप्रैल से लेकर 31 अप्रैल तक रह लिए, तो आपकी सर्विस कंप्लीट हो गई, उसको बोलते थे प्रोविजन ऑफ सर्विस। एक्टर था, एक्टर ने अपनी एक्टिंग कर दी, सर्विस कंप्लीट। ठीक है, तो उसको क्या बोलते थे? जब कंप्लीशन होगा उस टाइम हम क्या करेंगे? टैक्स लगाएंगे। उसमें क्या लगता था? सर्विस। मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे क्या होता था कि जब ये अपना जो फैक्ट्री गेट था ना, उस पे लगता था एक्साइज। एक्साइज की स्पेलिंग आई थिंक गलत होगी, देख लेना। फैक्ट्री के जो गेट से जैसे ही क्रॉस करते थे ना, तो लगता था एक्साइज। ठीक है, इन सबको कलेक्ट करके, क्यों? क्योंकि वहां पे ना बहुत सारे इश्यूज थे। इश्यूज लाइक, अभी एक बताता हूँ इशू क्या था। सबसे पहले रेस्टोरेंट, मैंने एग्जांपल दिया था, रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट पे उस टाइम वैट भी लगता था और सर्विस टैक्स भी लगता था। क्यों? कहते हैं आपने जो बर्गर खाया, गुड्स, गुड गुड्स, उस पर हम वैट लाएंगे। लेकिन जो सर्व करने आ रहा है रेस्टोरेंट में, जो सर्व करने आ रहा है वो क्या है? सर्विस दे रहा है। तो फिर उसमें कई बार 80-20 लगता था। मुझे पुराने जमाने में लॉ याद है, 70-30 में बोल रहे हैं, 70 रुपए। ठीक है, तो ऐसे ऐसे बहुत सारे इश्यूज थे पहले के जमाने में, पहले के जमाने मतलब बिफोर जीएसटी। तो उन्होंने क्या किया कि उसको उसको उन्होंने एक जीएसटी एक्ट में मर्ज कर दिया, और जीएसटी में नाम दिया इस पॉइंट ऑफ टैक्स को सप्लाई। क्या नाम दिया? क्या नाम दिया? सप्लाई। मतलब अगर जीएसटी में सप्लाई बोलूं, इट मींस क्या है? अगर मैं जीएसटी में सप्लाई बोलूं, इट मींस क्या है कि आपका सेल ऑफ गुड्स हो रहा है या सर्विस कंप्लीट हो रहा है, उसको हम सप्लाई बोलते हैं। तो जीएसटी में टैक्स कब लगता है? जब सप्लाई होता है। क्या होता है? सप्लाई ऑफ व्हाट? गुड्स ऑब्लिक सर्विसेज, गुड्स का या सर्विसेज का। एक और प्रॉब्लम बताता हूं कि ये आया ही क्यों। ये जो था ना, ये टैक्स लेता था स्टेट टैक्स, ये स्टेट गवर्नमेंट लेती थी, ये सेंट्रल गवर्नमेंट लेती थी, और ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट लेता था। लेकिन जीएसटी में क्या है कि दोनों साथ साथ अपने टैक्स ले लेते हैं। अगर मैंने आप लोगों को रेट बताया 5%, 12%, 18%, 28%, तो इसमें आधा आधा होता है दोनों का। ठीक है, तो अब इक्वली वो टैक्सेस किसको जाने लग गए? स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो अब सप्लाई होता क्या है?
अब हम वो पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। स्कोप ऑफ सप्लाई सबसे पहले पूछ रहे हैं, फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट। अब ये आप लोग को रीड करना है और बुक्स मिल जाएगा, तो बुक्स पे ही लिखना है। नोटबुक लिखना बंद कर देना, बुक्स में 1-2 पेजेस एक्स्ट्रा डला दूंगा मैं, ठीक है। लास्ट में मैंने अभी फिलहाल 4-5 पेजेस एक्स्ट्रा डलवा रखा है, ठीक है, क्योंकि नोटबुक में इतना लिखा नहीं जाएगा। तो आप लोग नोटबुक से सीधा का सीधा, इसमें एचएसएम कोड भी है वैसे, देख लेना जो दिन दिखाया था क्लास में, ठीक है। तो इस पेजेस में मैंने काम करना है कि 2-4-10 पेजेस और एडिशन करा दूंगा, उसी पे लिखना। पेन उठाओ उसी पे लिखो, सबसे बढ़िया यही होता है बुक पे लिखना। तो स्कोप ऑफ सप्लाई सबसे पहले देखो, ये ना डेफिनेशन पढ़ाने में मेरे को लगता है कम से कम 2 क्लास लगेगी, 2 से 3 क्लास केवल ये डेफिनेशन पढ़ाने। तो इट विल गोइंग टू बी मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि बेस यही है। आपको समझना है कि जीएसटी कब लगता है, कहाँ लगता है। सबसे पहले सप्लाई समझ जाओगे, देन आप इजीली समझ। नेक्स्ट आता है, फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट द एक्सप्रेशन सप्लाई इंक्लूड्स all form of supply of goods or services or both, such as sale, transfer, barter। वाटर जानते हैं बचपन में मोची को अगर जूते चाहिए तो अगर चावल और जूते की होती ना, पहले इतिहास आप लोगों ने चेंज करना, ठीक है। तो अगर पहले इतिहास की बुक में पढ़े होंगे या फिर पता बुक से पढ़ते होंगे, या पहले मोची को चावल चाहिए तो वो जाता था किसान के पास, वो किसान चावल देता था, बदले में जूते देता था। दैट्स वाटर सिस्टम। हाँ, तो मैं यहाँ पे वाटर का सिस्टम बता रहा हूँ। यहाँ पे क्या होता है कि अगर आपने, जैसे कि आपने ये बोला कि सर आप एक काम करो, मैं टीचर हूँ, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मुझे आप यहाँ पे आए कि सर मैं ना इस एरिया में एक्सपर्ट हूँ। सपोज करो कोई भी आप सर्विस दे रहे हो, हमें मार्केटिंग की सर्विस चाहिए, ठीक है। ये बोलती है आरुषि की सर मैं मार्केटिंग एक्सपर्ट हूँ, आपकी वेबसाइट ऐसा डेवलप करूंगी वो मजा आ जाएगा। मैं एक काम करते, काम कर इधर आप, मैं तुझे जीएसटी सिखाता हूँ, फीस मत देना, और तू मेरी साइट कर दे और मैं तुम्हें मेरे से फीस मत कर। दैट इज बार्टर सिस्टम। तो क्या इसमें जीएसटी लगेगा? यस, लगेगा। क्यों? यही तो समझा रहा ना। सप्लाई मतलब ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, सच एज सेल, ट्रांसफर और बार्टर। अब आपके क्यों, क्या, कब, कैसे, कौन फिगर पे, सारा इलाज है। फिगर पे अगर मैं इससे 10,000 चार्ज कर रहा हूँ, तो जो मैंने तुम्हें पढ़ाया है वो भी 10,000 की वैल्यू ही नहीं ले रहे हो। इसी चीज को तो अवॉइड किया, ऐसे ऐसे तो किया जाता तो फिर तो गवर्नमेंट के पास टैक्स ही नहीं पहुंचते। इसी चीज को, इस साफ साफ इसी चीज को, जो बहुत सारे जो पहले की लॉ में एमडीटी ड्यूटी थी ना, इश्यूज थे, उन्हें साफ साफ में डाल दिया, कह रहा भाई ये है तो है, टैक्स पे करना। सीधी साफ सीधी सी बात। अब एक बात बताओ, अगर तुम किसी को वेबसाइट मेंटेनेंस सर्विस देती तो कलेक्ट करती 10,000 20,000, उस पर गवर्नमेंट को टैक्स जाता। मैं किसी और स्टूडेंट को पढ़ाऊंगा तो उस पर 10,000 20,000 चार्ज करता, तो क्या उस पर गवर्नमेंट को टैक्स जाता? यस। तो अब ऐसे अगर होता तो ये तो टैक्स की चोरी नहीं हो गई। सो सप्लाई में कवर कर दिया, ठीक है। एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजल मेड और एग्री टू बी मेड फॉर ए कंसिडरेशन by a person in the course and furtherance of business। अब एक बात बताइए, सबसे पहले मैं जा रहा हूं आपको यहाँ पे डेफिनेशन। गुड्स क्या होता है, सर्विसेज क्या होते हैं, कंसिडरेशन क्या होता है, पर्सन क्या होता है, एंड कोर्स एंड फर्दरेंस ऑफ बिजनेस क्या होता है, ठीक है। क्या पढ़ाना चाह रहा हूँ? डेफिनेशन। अब ये मैं डेफिनेशन कहाँ से पढ़ाऊंगा? किसी को आइडिया? नहीं, कहाँ से? गूगल से, किताबों से, लॉ से, कहाँ से? कौन से लॉ? ध्यान रखना, किसी भी एक्ट का कोई भी डेफिनेशन आपको पढ़ना हो तो उसी एक्ट का, अभी हम कौन सा एक्ट पढ़ रहे हैं? सीजीएसटी एक्ट, ठीक है। उसी एक्ट के सेक्शन 2 में लिखा होता है, ठीक है। कोई भी सारे एक्ट के सेक्शन 2 में डेफिनेशन होते हैं, ये हमेशा ध्यान रखना।
ये रहा देखो, डेफिनेशंस दिख रहे हैं आपको। अब इस डेफिनेशन में देखिए कितने सारे हैं। अभी हम केवल काम का जो डेफिनेशन देख, एक्शन लेवल क्लेम का है, एड्रेस ऑन डिलीवरी का है, एड्रेस ऑन रिकॉर्ड का है, एजेंट क्या होता है, एग्रीगेट टर्नओवर क्या होता है, एग्रीकल्चर का मीनिंग दे रखा है इसमें, क्विज एग्रीकल्चर आगे आएगा। ठीक है, असेसमेंट्स क्या होता है, ऑडिट क्या होता है, बोर्ड क्या होता है, बिजनेस क्या होता है। ठीक है, अभी बिजनेस पढ़ने वाले हम। गुड्स क्या होता है, कैपिटल गुड्स अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, गुड्स, देन सर्विस, देन कंसिडरेशन, ये रहा कंसिडरेशन, पर्सन, टी पे होगा, कॉन्टिन्यूस सप्लाई। देखिए ये सारा चीज आपके इसके अंदर में दिया हुआ है, करीब 100 150 100 तो होंगे कम से कम। ये रहा गुड्स आपका। देखिएगा, गुड्स से आप लोग क्या समझते हो? अभी आप एक, अब तक आप लोग एक लेमैन की लैंग्वेज में जानते थे गुड्स मतलब क्या होता है। अब आप डिटेल में इसकी मीनिंग पढ़ेंगे, और फिर अब गुड्स मतलब जब पढ़ेंगे तो गुड्स के मतलब सर कौन से, एज पर सीजीएसटी एक्ट बताऊं या नॉर्मल बताऊं? सर्विस मतलब सर एज पर सीजीएसटी एक्ट बताऊं या नॉर्मल बताऊं? ठीक है, सबसे पहले जीएसटी किस पे लगता है? गुड्स पे ना। और अगर कोई सामान गुड्स ही नहीं है, कोई चीज गुड्स नहीं, तो क्या जीएसटी लगेगा? उस दिन किसी का सवाल था, उस दिन किसी का सवाल था क्लास का, कि ऐसा कोई चीज बताओ जिसपे जीएसटी नहीं लगता है। यही क्वेश्चन था ना, वो एग्जाम्प्ट में है। हाँ, हाँ, लेकिन अगर उसको मैं गुड्स की डेफिनेशन से ही बाहर कर दूं, कोई चीज गुड्स ही नहीं है, तो क्या उसको जीएसटी लगेगा? बिल्डिंग गुड्स है, वही मैं बोल रहा हूँ ना, कुछ चीजें अगर वो क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है, पढ़ो। गुड्स मीन्स, गुड्स मीन एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। सबसे पहली बात, जिसको हम मूव कर सकते हैं, यहाँ से उठा करके वहां रख सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो मैं सब कुछ कवर कर दिया। अब दुनिया की सारी चीजें को आप यहाँ से वहां उठा कर रख सकते हो, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट सुनो यहाँ पे, मनी इज नॉट अ गुड्स। मनी को आप यहाँ से उठा वहां रख सकते हो, मूवेबल है, बट उस वो गुड्स के अंदर नहीं है, तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। एंड सिक्योरिटी, सिक्योरिटी कौन सा है? जैसे शेयर मार्केट है ना, शेयर मार्केट में जो शेयर्स होते हैं, ऑप्शन पे जो खेल रहे हो, दैट वाज सिक्योरिटी जितनी भी है, दैट इज नॉट गुड्स, बट इंक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम, ग्रोइंग क्रॉप, उगता हुआ घास, फसल, ग्रास, एंड थिंग्स अटैच्ड टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड which are agreed to be severe, मतलब काटना, बिफोर सप्लाई और अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाई। अब इसकी मीनिंग एक बार और पढ़ लो, दो बार पढ़ो, तीन बार पढ़ो, समझ आया तो मुझे बताता हूँ, पढ़ लो आप एक बार, बता दो। आज तक बचपन से आप लोग पढ़ते आए हो बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक, पढ़ते हुए है ना? या बट बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक या डेब्ट ड्यू बट नॉट एक्नॉलेजमेंट एज ए डेब्ट, कॉमर्स में पढ़ते हैं। एक्चुअली लिखते में ये होता है कि आप तुरंत जाके मांग लो। कोई होता है ना, मैं वादा करता हूँ कि आज से 10 दिन के बाद अपने 3,000 रुपये जो आपने दिया है वो तो इसके साथ पे करूंगा। 10 दिन नहीं लिखा है तो इंस्टेंट हो सकता है, 3 महीने लिखा तो इंस्टेंट हो सकता है, दैट इज ऑल एक्शन होती है। ठीक है, तो कोई अगर ऐसी पर्ची है, उसको बेच दिया किसी को उठा के, दैट इज गुड्स। अब हमें 5 चीजें लिखा है मैंने, इसे आपको ये बताना गुड्स है कि नहीं। यस नो बता देना बस, मैं समझ जाऊंगा समझ में आया कि नहीं आया।
गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, इट मीन्स बिल्डिंग तो नहीं है और जमीन भी नहीं है। लेकिन आगे मैं बताऊंगा कि बिल्डिंग, आगे बताता हूँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज अभी बताता हूँ। अगर बिल्डिंग अंडर द कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया है, मतलब कि कंप्लीशन सर्टिफिकेट से पहले बेच दिया जाता है, तो उस पर जीएसटी लगता है। अब बोलो कंप्लीशन सर्टिफिकेट क्या होता है? कंप्लीशन सर्टिफिकेट एक जो इंजीनियर आता है वो जाके देखता है कि ये जो आपने ये फ्लैट बनाया है, ये जो बिल्डिंग बनाया है, वो हर एक तरीके से सुरक्षित है, भूकंप आएगा तो गिरेगा नहीं, इसमें जो सीमेंट लगाया है वो बहुत बढ़िया, तो वो सब कुछ देखने के बाद, फिर एक सर्टिफिकेट देता है। ठीक है, दैट इज कंप्लीशन सर्टिफिकेट। अगर कंप्लीशन सर्टिफिकेट से पहले अगर 1 रुपए भी आपसे बिल्डर लेता है, दैट इज सर्विस, और उसके ऊपर जीएसटी लगता है। इसीलिए अगर आप कभी भी जाओगे, जैसे डीएलएफ वगैरह होते हैं, डीएलएफ के फ्लैट्स परचेज करते हो, तो आपसे जीएसटी भी कलेक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि वो बोलता है कि आप आज इसका पैसे दीजिए, 4 साल 5 साल 10 साल के बाद होना कि हम आपको फ्लैट दें, तो पैसे तो आज ही ले रहे हैं। बिफोर कंप्लीशन सर्टिफिकेट कंप्लीट कब होगा? 10 साल के बाद। तो कंप्लीशन सर्टिफिकेट से पहले अगर 1 रुपए भी आपने पे किया है बिल्डर को, या बिल्डर ने 1 रुपए भी ले लिया, तो फिर आपको पूरी बिल्डिंग के वैल्यू पे आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। ठीक है, बट अपार्ट फ्रॉम, अभी यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि मूवेबल प्रॉपर्टी जीएसटी लगता है, मनी पे जीएसटी लगता है, गुड्स है, सॉरी सबसे पहली बात गुड्स है, नहीं है, अदर देन। देखो यहाँ पे क्या बोला उन्होंने, क्या बोला यहाँ पे? अदर देन मनी एंड सिक्योरिटी। तो ये मनी भी गुड्स नहीं है, सिक्योरिटी भी गुड्स नहीं है, ये भी गुड्स नहीं है। एक्सटर्नल क्लेम है, क्रॉप्स है, ग्रास है, बट बेचने से पहले आप इसको काटोगे, या कॉन्ट्रैक्ट किया होगा कि मैं काट के बेचूंगा और बेचूंगी, एज द केस में, तो वो क्या है? गुड्स है। अब जो उस दिन मेरे से सबसे पहले सवाल पूछ रहा था कि सर किसी पे जीएसटी लगता है कि नहीं लगता है, उसको जवाब यहाँ मिलने की कोशिश हो रहा है धीरे धीरे। अगर कोई चीज गुड्स नहीं है, इसमें वो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है, अदरवाइज इन्होंने देखो कैसा ड्राफ्ट किया डेफिनेशन, क्या बढ़िया डेफिनेशन ड्राफ्ट किया इन्होंने, मतलब कुछ भी नहीं छोड़ा है। आजादी के 60 साल बाद, मतलब 60 65 साल बाद ये एक्ट आया गया, और उसमें इतनी सारी प्रॉब्लम्स थी, उन सारी प्रॉब्लम को सोल्यूशन यहाँ पे दिया। ये है, ये नहीं है, बात खत्म, कोई लड़ाई नहीं। ठीक है, अब चलते हैं हम सर्विस पे। कहाँ चलते हैं? सर्विस में। घास वगैरह जैसे कोई काट काट के बेचते हैं ना, वैसे ग्रास वगैरह जो है वो तो प्राकृतिक की देन में आ जाता है ना, बट कल को अगर उसका बिजनेस शुरू हो गया। अब आते हैं सर्विस पे। ठीक है, पढ़िए सर्विस की डेफिनेशन। सबसे पहले मैं पढ़ता हूँ फिर आप पढ़ना। सर्विस मीन्स एनीथिंग अदर देन गुड्स, मनी एंड सिक्योरिटीज, बट इंक्लूड्स एक्टिविटी रिलेटिंग टू यूज ऑफ मनी। इसका मतलब समझाना मुझे, और इट्स कन्वर्जन बाय कैश or by any other mode from one form currency or denomination to other form currency or denomination for which separate consideration is charged। आप इसको 3 बार पढ़िए, फिर मेरे को बताना, फिर मैं बताऊं। गुड, गुड। लाइक फॉरेन एक्सचेंज, आप बोलते हो ना कि मुझे डॉलर चाहिए, डॉलर चाहिए, तो अगर डॉलर अगर 80 रुपए का है, 1 रुपए का कमीशन, तो उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। लेकिन आप मान लो कि 1000 का नोट दे रहा है और मैं 500 500 के दो दे रहा हूँ, उसके लिए मैंने कोई कंसिडरेशन चार्ज नहीं किया। अगर मान लो किसी को, सॉरी 1000 का नोट तो चलिए ना, सॉरी 2000 का नोट है, 500 500 के चार दे दिए, मान लो उनको 2000 का नोट है, कह रहा है सर आप मेरे को ना इसको खुले दे दो, मैंने खुले पकड़ा दिए। ठीक है, लेकिन अगर मैं उसको बोलता हूँ मैं तो 1900 रुपये दूंगा, या तू मुझे 2100 दे, दन मैं 2000 रुपये दूँ, तो जो 100 रुपये जो कंसिडरेशन है ना, दैट इज पार्ट ऑफ, उस पर जीएसटी लगेगा। ठीक है, इसलिए जो जितने भी यहाँ पे ब्रोकर्स होते हैं, फॉरेन एक्सचेंज वाले जो होते हैं ना, वो आपसे सर्विसेज के चार्जेस लेते हैं। जी,
अब आते हैं यहाँ पे सबसे पहली बात, सर्विस मीन्स एनीथिंग अदर देन गुड्स। गुड्स को छोड़ दो, मनी को छोड़ दो, सिक्योरिटी को छोड़ दो, बस। गुड्स ने बोला, वो बोला प्रॉपर्टी को छोड़ दो, मनी को छोड़ दो, सिक्योरिटी को छोड़ दो, मतलब उसने सब कुछ कवर कर लिया। सर्विस ही बोल रहा है गुड्स छोड़ दो। गुड्स क्यों छोड़ दो? क्योंकि गुड्स तो ऑलरेडी कवर कर दिया सारा जीएसटी। उसके बाद बोलता है मनी छोड़ दो, सिक्योरिटी छोड़ दो, बस। मतलब दुनिया में 3 चीजें छोड़ दो, बाकी सारी चीजें सर्विस है। अब अगर अगर आप किसी को जीएसटी नहीं लगवाना चाहते हो तो सबसे पहले उसको गुड्स से बाहर करो, दूसरा सर्विस से बाहर करो। पहला गुड्स से बाहर करो और दूसरा सर्विस से बाहर करो। समझ में आया? ठीक है। यूज ऑफ मनी, मतलब कि अब कह रहे हैं कि बट यूज ऑफ मनी और इट्स कन्वर्जन बाय कैश, मतलब कि आपने वही फॉरेन एक्सचेंज देके कैश ले लिया, मतलब डॉलर देकर रुपीज ले ली, रुपीज देके पाउंड ले लिया, उसके बदले अगर उसको चेंज कराने के लिए अगर आपने कुछ कंसिडरेशन पे किया है, कमीशन पे किया है, तो डेट इज, उसके ऊपर जीएसटी लगेगा, वो सर्विस है। अब क्लियर है गुड्स और सर्विस का डेफिनेशन, या ऑल क्लियर है? क्या किस चीज की बात कर रहे हो? 100 रुपए कन्वर्जन की बात करो या कमीशन की बात कर रहे हो? 100 रुपए कन्वर्जन पे उसने कितना कमीशन लिया आपसे? उतने एक्स्ट्रा कितना लिया हमसे? 100 का 18%, 18 रुपए गवर्नमेंट हो जाएगा, तो फिर अब वो 2118 रुपए लेगा आपसे। जी, ठीक है। लेकिन सब्जेक्टेड कि अगर वो जीएसटी में रजिस्टर्ड हुआ तो, समझ में आया? जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं हुआ वो, तो फिर जीएसटी क्यों कलेक्ट करेगा? फिर तो वो 2100 कलेक्ट करेगा आपसे। तो वही तो बोला, कमीशन और 100 रुपये ही है ना, तो 100 पे 18% जीएसटी लग गया। ठीक है, कोई दिक्कत? ओके, आगे चले। दो डेफिनेशन मैंने बता दिया आपको, गुड्स एंड, अब इसका मतलब क्या है कि जीएसटी किस पे लगता है? गुड्स एंड सर्विस पे। ठीक है, मनी पे नहीं लगता, सिक्योरिटी पे नहीं लगता, लैंड पे जो भी अटैच है प्रॉपर्टी से उस पे नहीं लगता। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। फिर उन्होंने क्या बताया था, मैंने कंसिडरेशन डेफिनेशन बताऊं पढ़ाऊं। चलिए पढ़िए कंसिडरेशन का मीनिंग आप लोग, मिल गया आपको? देखिए, कंसिडरेशन, कंसिडरेशन मतलब समझते हो आप? नॉर्मल मीनिंग बताऊं क्या होता है? दुकान पे जाते हो, 2 किलो चावल दे दो, क्या देते हो बदले में? दैट इज कंसिडरेशन। चश्मा परचेज करके लाई होगी, दैट इज क्या दिया होगा? पैसे दिए होंगे, दैट इज कंसिडरेशन। डॉक्टर से दिखाया होगा तो डॉक्टर ने वो आपकी चेकअप की होगा, तो डॉक्टर ने आपको अपनी सर्विस दी चेकअप करने की, आपने बदले में क्या दी? पैसे। यस, ठीक है। जैसे कि मैं अभी आप हमारे यहाँ से पढ़ने आए हुए हैं, ठीक है, आप हमें फीस दोगे, मेरे लिए कंसिडरेशन है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपके लिए वो कंसिडरेशन। ये बॉटल 20 रुपए का है, उसने हमें बॉटल दिया, उनके लिए कंसिडरेशन, उसको 20 रुपए दिया, ये कंसिडरेशन। ये लैपटॉप है, लैपटॉप 40,000 रुपए का है, उसने हमें लैपटॉप दिया, उसके लिए कंसिडरेशन है, मैंने उसको 40,000 दिया, मेरे लिए वो कंसिडरेशन। समझ में आया? पढ़ो अब। कंसिडरेशन इन रिलेशन टू द सप्लाई ऑफ गुड्स, कंसिडरेशन इन रिलेशन टू सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, और बोथ। एनी पेमेंट मेड, मतलब कोई पेमेंट कर दिया या करने वाले हो, वेदर इन मनी और अदरवाइज, पैसे में या किसी और तरीके से, मुझे ये बॉटल दो, बदले में ये रख लो। ठीक है, ऐसे इसमें कम से कम 50 बोतलें आएंगी, 50 भी नहीं। हाँ आ जाए, नहीं 100 नहीं कर सकते अभी, अभी नहीं। मैंने अभी अभी जो कंसिडरेशन जो मैंने कांटेक्ट किया था ना, दैट वाज नॉट प्रॉपर फ्रॉम माई। यहाँ पे एक्सेप्टर
और प्रपोजल अलग अलग है। दिस इज नॉट, ये आपका नहीं है ना। अगर आपने बीकॉम में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा होता तो उसमें लीगल ऑनर होना चाहिए ना। यू आर नॉट ए लीगल ऑनर ऑफ दिस पोर्टल। वो पसंद नहीं है। ठीक है, तो एज पर जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो सबसे पहले इसमें लीगल ऑनर होना चाहिए। इसका तो मैं हूँ। ठीक है, तो एनी पेमेंट मेड और टू बी मेड वेदर इन मनी और अदरवाइज, अगर आप जो बार्टर वाला सिस्टम था वो कवर कर इन रेस्पेक्ट ऑफ या इन रेस्पॉन्स टू और फॉर द इंड्यूसमेंट ऑफ द सप्लाई ऑफ गुड्स, गुड्स के रिस्पेक्ट में या उसके रेस्पॉन्स में या करने वाले हो गुड्स सर्विसेज, और बोथ वेदर बाय द रिसिपिएंट, या तो रिसिपिएंट दे दे पैसा, या ये बोलती है कि सर उस बोतल का पैसा ये देंगे मेरे भी आप पे, और भाई एनी अदर पर्सन। ठीक है, बट सेल नॉट इंक्लूड एनी सब्सिडी फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। सबसे पहली बात, अगर कोई भी पैसा आप लोगों को मिल रहा है, कोई भी पैसा आप लोगों को मिल रहा है, या तो मैं डायरेक्टली दूं या मेरे भी यहाँ पे कोई और दे, तो वो कंसिडरेशन है। लेकिन अगर गवर्नमेंट ने कोई सब्सिडी दी है तो डेट इज अ नॉट कंसिडरेशन। तो सबसे पहली बात, एक चीज और सीखने को मिला कि अगर कोई गुड्स है भी ना, तो गुड्स का अगर कंसिडरेशन है तो ही जीएसटी लगेगा, अगर कंसिडरेशन नहीं है तो जीएसटी नहीं लगेगा। समझ में आया? आगे चले, दोबारा इन्होंने बोला है एनी पेमेंट वाला हो गया, या तो खुद पे करो या किसी थर्ड पार्टी से पेमेंट करा दो। जैसे कई बच्चों को लैपटॉप चाहिए होता है ना, तो लैपटॉप तो खुद परचेज करते हैं कि बिलिंग मेरे नाम पे करना, रिमशा के नाम पे, पेमेंट पापा भी करेंगे। तो दुकानदार के लिए कंसिडरेशन रिसीव हुआ कि नहीं हुआ? पेमेंट तो पापा क्रेडिट कार्ड से जा रहा है, परचेज किसने किया है? या आप लोग अमेजन का एग्जांपल ले लो ना, अमेजन पे प्रोडक्ट आप परचेज करते हो, क्रेडिट कार्ड पापा और भैया का लग रहा होता है। ठीक है, और एज द केस में भी थर्ड पर्सन का भी लग सकता है। द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट, द मॉनेटरी, आगे चलते हैं, द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट और फॉरबिडेंस। अब यहाँ पे समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ तो किसी काम को करने के लिए पैसे दिया जा रहा है, यहाँ किसी काम को ना करने के लिए पैसे दिए जा रहे हैं। समझ में यहाँ पे, the monetary value of any act or forbearance in respect of, in response to or for the inducement of the supply of goods or services or both, whether by the recipient or by any third person, but shall not include any subsidy given by the central government or state। दोबारा बताता हूँ, कोई काम करने के लिए, वो ऊपर कवर हो रहा है 31(1) में, कुछ काम करने के लिए पैसे दिया जाए, या तुम दो या किसी थर्ड पर्सन से दिलाओ, दैट इज अ, ये पहले क्लॉज में कवर होता है, कंसिडरेशन है। दूसरे में क्या क्या एग्जांपल होता है, कुछ काम ना करने के लिए पैसे देंगे। एग्जाम्पल कुछ हो सकता है, कुछ दिमाग में है एग्जाम्पल, वो तो प्रोवाइड करने के लिए पैसे दिया जाए, कुछ ना करने के लिए पैसे दिया जाए, ऐसा होता है? हाँ, कुछ ना करने के लिए एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। सपोज करो मैं यहाँ पे किसी अकेडमी में जीएसटी पढ़ा, XYZ अकेडमी है, वो कहता है डियर नितेश कुमार, आई विल गिव यू 5 करोड़ if you will not teach in DKC Academy for number of 5 year, 10 year, 2 year, 1 year। वही है फॉरबिडेंस, फिलहाल तो मेरे दिमाग में यही है। ये भी हो सकता है जब बिजनेस में आता है, ट्राई पार्टी एग्रीमेंट करते हैं कि आप ये सामान इस एरिया में नहीं बेचोगे। हो सकता है, जैसे मान लो कि तुमने एक डिस्ट्रीब्यूटरशिप लिया ये वॉच का, कि पूरे दिल्ली एनसीआर में केवल रिम्सा का ही जो डिस्ट्रीब्यूटरशिप है वही बेचो, उसके अलावा कोई बंदा डिस्ट्रीब्यूटरशिप नहीं ले सकता। उसके लिए जब बिजनेस में जो आप लोगों को डिपॉजिट्स करते हो ना, नाम के आप डिपॉजिट्स कर रहे हैं, डिपॉजिट्स के नाम पे पैसे देते हो, दैट इज द सेम थिंग, कि वो कंपनी किसी भी बंदे को इस एरिया में डिस्ट्रीब्यूटरशिप अब नहीं देगा। समझ में आया? तो किसी भी काम को ना करने के लिए पैसे देना, दैट इज ऑल्सो कवर अंडर द जीएसटी। ठीक है जी, अब आगे चलो। प्रोवाइडेड दैट डिपॉजिट गिवन in respect of supply of goods or services or both shall not be considered as a payment made for the such supply unless the supplier apply the such deposit as a constituent
क्या भूल गए आप? देखिए, आप जब किसी को डिपॉजिट देते हो, जैसे रेंट का डिपॉजिट दिया जाता है 1 साल का या 3 महीने का नोट दिया जाता है, तो एडवांस पे जीएसटी नहीं। आप क्योंकि एडवांस तो आपको एज इट इज वापस मिल जाता है ना, तो एडवांस पे जीएसटी नहीं है। काइंड ऑफ सिक्योरिटीज पे जीएसटी नहीं। कह रहे कि अनलेस आप उसको कंसिडरेशन मान लो। मान लो कि आपने 3 महीने का एडवांस दे रखा है, अपने पीजी का, अपने रूम का, अपने घर का, अपने फ्लैट का। मान लो 3 महीने का बनता है 60 हजार ले लेते, 20 हजार पर मंथ का। तो ठीक है, तो आपने पहले 60 हजार दे दिए, आपने वहां पे 9 महीने रह लिए, आपने 12 12 महीने रहना था आपको। ठीक है, तो आपने अपने सितंबर के बाद अक्टूबर नवंबर दिसंबर के पैसे नहीं दिए, बोले आपने जब डिपॉजिट दी थी ना वहां सेटल कर लो। तो ये उस टाइम कंसिडरेशन माना जाएगा, और उस टाइम सप्लाई मानी जाएगी, और उस टाइम टैक्स लगेगा। मैंने एग्जाम्पल 3 महीने का लिया, एडवांस 3 महीने का दिया मैंने। ठीक है, तो आप सपोज करो, मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ। सपोज करो 20 के आपने दिया जनवरी में, और पहले 60 के आपने डिपॉजिट कर दिया। जनवरी में आपने दिया, तो ये उसके लिए 20 हजार रुपए जो दिया, यही सप्लाई है फिलहाल जनवरी मंथ के लिए। फिर आपने फेब में 20 हजार दिए, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई सितंबर तक आपने 20 दे दिए। अक्टूबर में आपने मना कर दिया कि भाई मैं नहीं दे रही, और मैं दिसंबर में खाली करके जा रही हूँ, जो करना कर ले। ठीक है, तो आपने अक्टूबर नवंबर में जो पैसे नहीं दिए, उसको बोला कि आपने तो मैंने 60 हजार दिए थे ना, वहां से एडजस्ट करके चले जाओ। तो जब 60 हजार आपने जनवरी में दिए थे ना, तो कब सेल माना जाएगा? अक्टूबर नवंबर और दिसंबर। अब पढ़ो दोबारा ये क्या कह रहा है। प्रोवाइडेड दैट डिपॉजिट्स गिवन इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ shall not be considered as payment made for such supply unless the supplier applies such deposit as consideration। जो सप्लायर है, जो रेंट पे जिसने अपना दिया हुआ है, प्रॉपर्टी दी है, वो सप्लायर है। जो टीनेंट दैट इज रिसिपिएंट, तो वो जब तक उसको अप्लाई नहीं कर लेगा उस अमाउंट को, तब तक वो कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा। समझ में आ गया? कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो अभी पूछ सकते हो। एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? अब पढ़ते हैं बिजनेस की डेफिनेशन। बिजनेस इंक्लूड्स एनी ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, प्रोफेशन, vocation, adventure, vigor, or any other similar activity, whether or not it is for the pecuniary benefit, पैसे मिले या ना मिले। सबसे पहले बिजनेस में एनी ट्रेड, तो वही दुकान को ट्रेडिंग। कॉमर्स जैसे हमारा मैन्युफैक्चरिंग का इस्तेमाल, प्रोफेशनल प्रोफेशनल वोकेशनल लोग घूमने 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 नहीं जाते, या शौक के तौर पर नहीं, ये तो एडवेंचर आ गया। वोकेशनल तो शौक के तौर पर भी काम करने, फ्रीलांसर। फ्रीलांसर तो हर एक चीज का टीचर भी होते हैं, पेंटर भी होते हैं, मार्केटिंग वाले भी होते हैं, हर एक चीज में पाया जाता है। फिर एडवेंचर कराने, ये जुआ खिलाने वाले, ये बेगर, और एनी अदर सिमिलर एक्टिविटी, वेदर और नॉट फॉर द इक्विटी, मतलब बिजनेस करते हैं, किसी पैसा मिले ना मिले, बिजनेस कर रहे हैं। भाई, ठीक है। नेक्स्ट आता है एनी एक्टिविटी और ट्रांजैक्शन इन कनेक्शन विद द इन्सिडेंटल और एंसिलरी टू द सब क्लॉज ए। सब क्लॉज ए क्या है? कि एनी एक्टिविटी और ट्रांजैक्शन, कोई भी ऐसी एक्टिविटी या ट्रांजैक्शन आप इससे रिलेटेड कर रहे हो। जाहिर सी बात है, अगर मैं सामान बेचूंगा साथ में, तो उससे रिलेटेड एक्टिविटीज क्या होता है? भी जाऊंगा रॉ मटेरियल परचेज भी करूंगा, कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ, इससे रिलेटेड एंसिलरी। अगर मैं मान लो कि एम्प्लॉय में बंदे रखे हो भी एंसिलरी, मैनेजर भी हायर करूंगा, स्टूडेंट भी हायर करूंगा, बहुत सारी चीजें, तो उससे रिलेटेड, उससे जुड़ी हुई चीजें सारी एंसिलरी कहलाएगी। जैसे अभी आप ट्यूशन पढ़ने आते हैं अभी सुबह सुबह, तो उससे रिलेटेड क्या है? सुबह उठ के आना, कैब के पैसे देना, टेम्पो के पैसे देने, स्कूटी के जो भी स्कूटी से, ठीक। तो ये सब क्या हुआ? एंसिलरी एक्टिविटीज। ठीक है। नेक्स्ट आता है एनी एक्टिविटी और ट्रांजैक्शन नेम नेचर ऑफ सप्लाइज ए, whether or not there is a volume, frequency, continuity or regularity in the substance। वो कह रहे हैं कि अगर आपने एक एक्टिविटी से रिलेटेड कोई भी काम किया, जो भी आपने एंसिलरी या एक्सिलरी ट्रांजैक्शन करे हैं, उसकी ये नहीं कि ये तो वॉल्यूम कम है, तो ये बिजनेस नहीं है। ऐसा ऐसा नहीं है। जैसे मान लो कि आप करोड़ों का सेल कर रहे हो, उसमें आपने एक ये भी बेच दिया, तो ये हमारा एक्टिविटी नहीं है। ऐसा नहीं है, वो क्या, ये भी एक्टिविटी है।
मतलब वो कह रहे हैं कि अगर आपने मेन बिजनेस के करते हुए अगर कोई भी छोटी मोटी एक्टिविटी भी की तो भी बिजनेस माना जाएगा। आप ये नहीं बोल सकते इसका तो वॉल्यूम कम है, ये तो हम साल में एक ही बार कर रहे हैं, ये तो हम कभी कभार करते हैं, ये कंटिन्यू में नहीं है, ये रेगुलर नहीं है, ऐसा नहीं बोलोगे। अगर कोई भी एक्सलरी ट्रांजेक्शन किया है तो वो भी तुम्हारा बिजनेस ही माना जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, supply or acquisition of goods including capital goods and services in connection with the commencement or closure of business। कह रहा है कि बिजनेस इंक्लूड्स, अगर आपने कोई गुड्स परचेज किया है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए या कैपिटल गुड्स परचेज किया, फिक्स एसेट्स। ठीक है। फिक्स एसेट्स अगर आपने कोई परचेज किया आपने या गुड्स परचेज किया है बिजनेस को स्टार्ट करने से रिलेटेड या उसको सेल किया है बिजनेस बंद करते के टाइम पे, तो वो भी आपको क्या माना जाएगा, बिजनेस में माना जाएगा। बिजनेस में परचेज भी आता है सेल भी आता है, तो दैट इज आल्सो बिजनेस। दैट मींस कि जब आपने परचेज किया तो जीएसटी पे करोगे, और आपने ट्रॉली वाले को बेचा है नहीं जीएसटी। दोबारा पॉइंट आपने स्किप कर डायलॉग पे परचेज करते टाइम आपने एसी वाला बिल तो जीएसटी पे किया था, 5 साल बाद 6 साल बाद 7 साल बाद इसी एसी को ट्रॉली वाले को बेच देते हो तो आपको उसके ऊपर भी जीएसटी पे करना पड़ेगा। बेशक से आप बोलो मेरा काम तो टीचर वाला काम है, मैं अकेडमी में टीचिंग करता हूँ। अगर मान लो एकेडमी की टिकट ये एसी एकेडमी की है, तो जब मैंने परचेज किया था उस टाइम आईटीसी अवेल कर लिया होगा, आईटीसी अवेल क्या होगा, मैं इसको बेच रहा हूँ, बिजनेस कबाड़ी वाले को बेच रहा हूँ, क्या 2,000 में बेचा, 20,000 में बेचा, 5,000 मुझे उस 5,000 टैक्स पे करना पड़ेगा। आपको रिवर्स चार्ज पे करना, ये मान लेंगे कि ये हमारा जो हमने सेव किया ना, तो वो हमारा हमें इंक्लूसिव 5,000 बेच दिया, तो मान लेंगे 5,000 में 18,000 जुड़ा हुआ है, तो पे करना पड़ेगा। सेल किया ना मैंने, सेल किया ना मैंने सेल किया तो मेरा काम क्या है, कलेक्ट फ्रॉम कस्टमर। अगर मैंने कलेक्ट नहीं किया तो इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, तो जो कंपोनेंट है उसमें आपको जीएसटी पे करना होगा। देखो यहाँ पे आगे चलो, प्रोविजन बाय ए क्लब, एसोसिएशन, सोसाइटी और एनी अदर सच बॉडी फॉर ए सब्सक्रिप्शन और एनी अदर कंसिडरेशन ऑफ द फैसिलिटीज बेनिफिट टू अपने मेंबर्स के लिए। अगर आप कई बार क्या होता है क्लब बना लेते हैं तो बना लेते हैं, चार मेंबर से मेंबरशिप हो जाती है, तो उन्होंने इसको भी बिजनेस बना दिया। ठीक है, मेंबर्स के लिए अगर आप कुछ कलेक्ट कर रहे हो, कुछ बेनिफिट जैसे जिम की फैसिलिटी है या स्विमिंग पूल की फैसिलिटी है या स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की फैसिलिटी है, सारे मेंबर्स मिलकर के एक बंदे को देते हैं, वो उसको मेंटेन करता है, तो भी बिजनेस होगा उसके लिए। अगर 20 लाख जब क्रॉस हो जाएगा सर्विस की फीस, तो उसको उस टाइम रजिस्ट्रेशन लेना कंपल्सरी। ठीक है, 20 लाख का रजिस्ट्रेशन। आगे चले, एडमिशन फॉर ए कंसिडरेशन इन द एनी प्रीमाइसेस हॉल, टीवीआर हो गया, टीवीआर एडमिशन फॉर ए कंसिडरेशन फॉर ए पर्सन और ए प्रीमाइसेस, टीवीआर में जाना, सर्कस में जाना, किसी का आप शो अटेंड करने के लिए, म्यूजिक शो अटेंड करने के लिए आप उसको पे करते हो ना फीस, हाँ कॉन्सर्ट, तो वो भी आपका कॉमेडी शो, तो ये सारे बिजनेस है। ठीक है, services applied by a person as a holder of an office which has been accepted by him in the course and furtherance of business or vocation। कोई भी सर्विसेज आपने लिया उससे रिलेटेड। ठीक है जी। उसके बाद ये टोटल करने वाले ये जो उसमें बैठे होते हैं, टोटलाइजर ऑफ लाइसेंस ऑफ बुक, लाइसेंस बुक मेकर इन द क्लब, जब खेलने जाते हैं, कभी ज्ञान मुझे पता नहीं, बट उसमें टोटलाइजर वही होता है जो टोटल वोटल करता है। ठीक है, उसका भी एक बिजनेस होता है कि आपने कितने कौन से में कितने कितने पैसे लगे हैं, तो टोटलाइजर जो होता है टोटल करने। ठीक है, और एनी एक्टिविटी और ट्रांजैक्शन अंडरटेकिंग बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी इन व्हिच दे आर एंगेज्ड इन पब्लिक अथॉरिटी। कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट पब्लिक के लिए जुड़ी हुई है, जैसे पोस्ट की सर्विस, इंडियन पोस्ट, रेलवे की सर्विस, एलआईसी की सर्विस देती है पोस्ट, तो ऐसी सर्विसेज को भी बिजनेस है। क्या सब सेंट्रल गवर्नमेंट बिजनेस करती है एज पर रजिस्टर। ठीक है, डन यहाँ तक। अब दोबारा हम पहुंचते हैं सप्लाई पे। एक और है क्या, मनी, माने उन्होंने मनी यूज किया था तब क्या, आगे कल आपको नेक्स्ट क्लास में इंडिया ही बताऊंगा, इंडिया क्या, इंडिया मनी पढ़ लो। मनी मीन एनी लीगल टेंडर और एनी फॉरेन करेंसी। अब बोलोगे कि इसमें 500 पुराना नोट दिया था,
वो फिर मनी है ही पुराना वाला। 1000 का नोट दे दिया आपको, कंसिडरेशन में मनी बढ़ गया था। अब उसने मुझे 1000 का नोट दिया, नहीं तो सप्लाई सप्लाई नहीं तो, ठीक है। इंडियन लीगल टेंडर और एनी फॉरेन करेंसी, check, promissory note, bill of exchange, letter of credit, draft, pre-order, travel check, money order, postal, electronic remittance, or any other instrumental recognized by the Reserve Bank of India when used as a consideration to settle the obligation or exchange with the Indian legal tender of another denomination, but shall not include any currency that is held for निम्नलिखित value। वो जो पुराने करेंसी है, पुराने जमाने वाले, वो नहीं माने जाएंगे, और लीगल टेंडर को जो मनी। ठीक है जी, कोई दिक्कत, इसको रीड कर लिया करो, थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड्स होते हैं, पूछ लिया करो। जो ना अभी भी वहां पर दिख रहा है आपको, ये तो मेरे को आता है कि मैंने तकरीबन 10 बार पढ़ा है, तो मुझे पता है। क्योंकि अगर आपको किसी को अच्छे बात बता दूं, सबसे बड़ा रोल क्या कहेंगे लोग, अगर क्लासेस में आप लोगों को लगता है कि ये क्वेश्चन पूछना चाहिए कि नहीं चाहिए, तो वो क्वेश्चन पूछने के लिए होता है। आप ये मत सोचना कि ये तो पहली क्लास से आ रही है, वो दूसरे से आ रही है, तीसरे से आ रही है, चौथे से आ रही है और पांचवे से आ रही है, मैं पूछूं कि ना पूछूं, ऐसा तो नहीं बेइज्जती हो जाएगी। देखो बेइज्जती तो एक ही बार होगी, बेइज्जती तो एक ही बार होगी, लेकिन अगर आप नहीं पूछोगे तो बार बार होगी। ठीक है, तो अगर अगर आप कुछ का इंग्लिश मीडियम स्ट्रांग है, कुछ का हिंदी मीडियम कम स्ट्रांग है, या इंग्लिश मीडियम कम स्ट्रांग है, तो पूछ लेना भाई। मैं भी जब ये 4 बार पढ़ता हूँ तब मैं ये बोलना क्या, मैंने भी जब पढ़ा होगा ना, जब सीए पढ़ा होगा, जब लॉ में, सबसे ज्यादा मुझे लॉ से डर लगता था, क्योंकि भाई मैं सरकारी स्कूल में, मेरे समझ में आता था स्टार्ट आता, और 4 बार पढ़ने के बाद मेरी डेफिनेशन कुछ और निकलती थी, फिर टीचर पढ़ाते थे, अच्छा इसका मतलब तो ये है, और फिर मैं यही पे हिंदी में लिखता था, एग्जाम्पल लिख लेता था, मैं एग्जाम्पल से तो रिलेट कर लूंगा। ठीक है, तो मैंने तो यहीं पे लिख लिया था। आज जैसे टीचर ने कहा कि 500 वाला करेंसी नहीं तो नहीं चलेगी लीगल, इसका मतलब ये था कि पुराने नाम लिख लिया था, क्योंकि जब मैं दोबारा याद नहीं, इसमें इतने खतरनाक ग्रामर से, इतने खतरनाक वर्ड, वो तो अब इसलिए पता है क्योंकि हम लोग प्रैक्टिकल देख चुके हैं। जैसे लेटर ऑफ क्रेडिट, आप लोगों को पता है लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है? पूछा ही नहीं किसी ने। फॉरेन करेंसी तो सबको पता है, डॉलर, पाउंड। चेक पता है, सबका पता है। प्रोमिसरी नोट, प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज सारी लिमिट देखा नहीं कभी जीवन। लेटर ऑफ क्रेडिट पता ही नहीं, ना देखे ना कभी पढ़ा, फिर भी तुम्हें से किसी ने पूछा। ड्राफ्ट पे ऑर्डर तुमने, चलो फिर आप पढ़ो, आप पढ़ो और पूछो। कहाँ पे? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में यूज्ड एज ए कंसिडरेशन टू सेटल एनी ऑब्लिगेशन और एक्सचेंज विद द इंडियन। अच्छा वही है, मतलब जो आप किसी भी चीज को पेमेंट करने के लिए, जैसे जो टेंडर्स वगैरह होते हैं, आप उस टेंडर से मत समझो, ये कह रहे किसी भी चीज की पेमेंट करने के लिए आप जो भी इनमें से यूटिलाइज करते हो, ये वो बोलना चाह रहा है मनी मीन्स। ठीक है, टेंडर मतलब आप एक एग्जांपल ले सकते हो कि जैसे कोई टेंडर मिला है, उसको डिस्चार्ज करने के लिए हम पे करते हैं, या ये, और पे ऑर्डर पे कर सकते हो, या एक्सचेंज या चेक दे सकते हो, और टेंडर वही है जो आप टर्म समझ रहे हो। ठीक है, यहाँ पे मैं लेटर ऑफ क्रेडिट को एक्सप्लेन करना चाहूंगा। जिससे अभी ना रिसेंटली हमने ना एक अपने क्लाइंट के केस में देखा था कि हमने 3.5 करोड़ रुपए की मशीनरी परचेज करी थी, और वो मशीनरी यहीं पे द्वारका एक्सप्रेस से बनना ना, बहुत ऊंची से, कभी जाओगे यहाँ से गुड़गांव की तरफ, तो बड़ी ऊंची ऊंची मशीनरी लगी हुई है, 3.5 करोड़ रुपए की थी। शायद वो जर्मनी से या फ्रांस से परचेज करके आए थे, मुझे ध्यान नहीं एग्जैक्ट, बट मैं कहानी सुनाता हूँ क्या था। हमने 90 लाख रुपए उसको दे दिया इंस्टेंट में, और बाकी जो 2 करोड़ रुपए बचे, नहीं 15 लाख दिया था, सॉरी 15 लाख दे दिया था, और कोई बात नहीं, 15 लाख हमने दे दिया था। बाकी जो बचा हमारा 2 करोड़, 3 करोड़ समथिंग, उसका हमने अपने आईसीआईसी बैंक से वो कराया। लोन मतलब एक टाइप ऑफ लोन ही होता है, गए उसको, मैंने बोला भाई उस बंदे को मेरे बिहाफ में एक लेटर ऑफ क्रेडिट दे दे कि मैंने 3.5 करोड़ में स्लीपर चेंज किया।
और मैं आपको अगले 3 महीने, अगले 1 साल में चुका दूंगा। तो आईसीआईसी बैंक उस देश में भी था, उसने हमारे बिहार पे लेटर ऑफ क्रेडिट दे दिया, उसने मशीन रिलीज कर दी, हमारे बिहार पे 3.5 करोड़ उसने इंस्टेंट पे कर दिया। तो हमारी एसेट्स वही वही एसेट्स अपने गारंटी पर रख दी। ठीक है, तो हाँ, तो जब एसेट्स मेरे पास आ गया इंडिया में, तो फिर हमने जो लोन वोन करवा रखे थे, लोन हमने देना स्टार्ट। तो इट इज अ काइंड ऑफ लोन ही होता है, बट उसके अंदर में विदेशों में लोन कैसे दे सकते हो? अब विदेशों में कैसे भरोसा कर लें कि मान लो 3.5 करोड़ देने के बाद मर्सिडीज दे देगा? तो ऐसे हमने 15 लाख दे करके हमने इधर इधर वो करवा लिया कि अगर मशीनरी नहीं आएगा तो पेमेंट मत देना। ठीक है, तो लेटर ऑफ क्रेडिट बिजनेस में बहुत होते हैं, बहुत ज्यादा लोग। तो फिर तो लोन वाला प्रोसेस होगा। अब तो वो तो लेटर ऑफ क्रेडिट उस टाइम के लिए था कि भाई वो मशीनरी रिलीज कर देगा, इंडिया आ जाएगा तो तुम 3.5 करोड़ रुपए दे देना। जो 3.5 करोड़ तुमने दिया वो मेरा तुम्हारा लोन हो गया। हाँ, अभी तो हुआ था 1 साल पहले। लेटर ऑफ क्रेडिट है पिक्चर में, बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट मैंने प्रैक्टिकल लाइन मैंने एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी। अरे 11th क्लास में पढ़े नहीं थे बिल ऑफ एक्सचेंज? मैं धारक को, अरे पहले के जमाने में ये नहीं होती, पहले करेंसी तो नहीं, नहीं वो लिख करके देता कि मैं आपको आज से 3 महीने के बाद इतने रुपए देने का वादा करता हूँ। नहीं, आप लोग करते थे आपस में, प्रैक्टिकली प्रैक्टिकली मैंने देखा ही नहीं बस। वो ओरल में ही चल जाता है, ओरल प्रोमिसरी नोट हो गया ना, भाई मेरे को 10 रुपए दे दे या 10 हजार का सामान दे दे, अगले सप्ताह दे दूंगा। पहले लिखवा लेते। ठीक है, पूछो पूछो पूछो। करते हैं ना, पूरा बिजनेस चल ही रहा है क्रेडिट के रूल पे। आप मुझे आप मुझे उधार दोगे तभी तो, क्योंकि देखो आजकल फंड किसी के पास नहीं। हाँ, फिर वो एग्रीमेंट्स बन जाता है। बड़े बड़े अमाउंट्स होते हैं ना यार, और 5,000 10,000 भी बड़े होते हैं। आज अगर मैं आपको बोलूँ 5,000 उसको दे दोगे? तो आपके लिए 5,000 बड़ा अमाउंट हुआ ना। वही बात है, मतलब 5,000, देखो 5,000 10,000 जो होता है ना, मतलब अकाउंट्स में कॉन्सेप्ट होता है मेटीरियलिटी कॉन्सेप्ट। आज आपके लिए 5 रुपए बोलो दे दोगे? 5 रुपए। क्यों? क्योंकि 5 रुपए आपके लिए मेटेरियल नहीं है। अब 500 बोलूंगा तो थोड़ा सोचो। 5 रुपए तो बिल्कुल नहीं सर। लेकिन अगर कल को आप अगर एक 2,000 1 2 लाख रुपए कमा रहे हो, उन लोगों को 5 लाख दे दोगे? सर कुछ जरूरत है, दे देते। फिर तो आप ये भी नहीं सोचोगे 5 रुपए वापस आएंगे, 5 रुपए वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। तो ये बिजनेस है। अगर बिजनेस करोड़ों अरबों का है तो उसके लिए 5,000 या 5 लाख कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन वो एक बिजनेस लाखों का है, कोई बंदा किराना स्टोर खोल के बैठा हुआ है, जो तो 5 रुपए वैल्यू है ना। अब किसी का 50 लाख का काम चल रहा है तो उसके लिए 50 लाख की कोई वैल्यू। तो इट्स डिपेंड ऑन ऑल अबाउट मेटेरियलिटी ऑफ कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, किसी के लिए 1 रुपए बहुत बहुमूल्य होता है, किसी के लिए 100 रुपए भी बहुमूल्य नहीं होता। ले भाई रख। ठीक है, कोई बोलेगा कि जैसे कि उसमें किसी के लिए 1,000 रुपए भी नहीं होता, किसी के लिए लाख रुपए, डिपेंड करता है मेटेरियलिटी को। तो वैसे ही जो पहले ही क्या था तुम्हारा प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज ऑल अबाउट दिस। ठीक है, कोई दिक्कत? तो अब दोबारा आते हैं हम अपने कॉन्सेप्ट पे, सप्लाई के ऊपर। हमने आज क्या पढ़ाई किया? केवल 2 लाइन ऑफ सप्लाई। अब मैं आपको बोल रहा था ना 3 क्लास लगेगा, अब बिलीव हो गया? आपको पता है हमें ना केवल 20 सेक्शन पढ़ने में मेहनत करते हैं, ओनली 20 सेक्शन। किससे? चार्टर्ड अकाउंटेंट से। और क्या, तभी तो मेरे को आता है। तो मैं पढ़ा क्यों रहता मैं, मेरे को मेहनत करनी पड़ती, मैं पढ़ाता ही नहीं। मेरे पास टाइम नहीं पढ़ने का, मैं तो ये पढ़ा हुआ है इसलिए मेरे को पता है, मैं पढ़ा देता हूँ। पढ़ाने का शौक है, चलो भाई, किसी का फायदा हो जाएगा। मेरे को नींद में उठा के बोला सर ये पढ़ा दो पढ़ा दो। तुम्हें तुम्हारी अलग प्रायोरिटीज है, अलग है। लेकिन कहीं ना कहीं एक्सपर्ट तो तुम भी किसी ना किसी एरिया में होगे, जो सब नींद से उठा दिया, सर ये तो कर ही दो।
एक्सपर्टीज तो सबकी होती है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो अब दोबारा पढ़ते हैं। आगे पढ़, ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ सच एज सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजल मेड और एग्री टू मेड। डिस्पोजल मतलब फिक्स एसेट्स, ठीक है, और कंसिडरेशन बाय अ पर्सन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। अब आपको गुड्स का मतलब पता है, सर्विस का मतलब पता है, कंसिडरेशन का मतलब पता है और बिजनेस का मतलब भी पता है। पर्सन रह गया, पर्सन बता देते हैं। तो वही है, वो कुछ छूट तो रहा है, तो पर्सन की जगह मैंने मनी बता दिया है ना। वही नहीं बता देते हैं। पर्सन कब आता है, इसके बाद आता है, इसके बाद टी आता है। तो जादू। अब देखो जादू सर, आज तक तो पर्सन हम समझ रहे थे ये चलने फिरने वाले बंदे होते हैं, आपने तो मजा ही दिला दिया। पर्सन इंक्लूड्स, पर्सन इंक्लूड्स एन इंडिविजुअल। कहाँ मोहन, सोहन, मोहन, आप लोग सब एच जानते हो, चुप, आप लोग के माता पिता या दादा ने हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के नाम पे कोई बिजनेस चल रहा होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं खानदानी कारोबार, और खानदान के नाम पे चल रहा होता है मोहनलाल एंड सन्स सिंस 1956। नहीं देखा तो सीपी बोल सकते हैं, 2000 देखने को अच्छे। नेक्स्ट आता है कंपनी। पता आप लोग कंपनी का, रिलायंस लिमिटेड, टीकेसी इज अ फर्म, सॉरी टीकेसी इज अ एनालिस्ट, यस, दिस इज अ रिलायंस लिमिटेड, लाइक अन्ना की जो है रिलायंस, एयरटेल लिमिटेड, ये आपके बैंक कार्ड वाले, ठीक है, ये एचपी वाला, ये मोट वाला, ये आईफोन वाला, सॉरी क्या है, वन प्लस वाला, ठीक है, ये कौन सी कंपनी का है, तो कंपनी अलग अलग होते हैं, ठीक है। एक फॉर्म होता है, पार्टनरशिप फॉर्म, जानते हो आपने पहले मतलब पार्टनरशिप फॉर्म, ठीक है, और एक एलएलपी होता है, तो हम एलएलपी होता है, ठीक है, सेकंड इज एलएलपी, ठीक है, सीए फॉर्म इज आल्सो, ठीक है। एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल वेदर इनकॉर्पोरेट और नॉट इन इंडिया। एसोसिएशन मतलब इकट्ठा के जो बंदे जैसे सोसाइटी में तो इकट्ठा के काम करते हैं, सोसाइटी में ट्रस्ट वगैरह। कॉर्पोरेशन, एनी कॉर्पोरेट established by any central act, state act, parliament और गवर्नमेंट कंपनी ऑफ द कंपनी एक्ट। ये आपकी जो कंपनी जो होती है ना, गवर्नमेंट कंपनी वगैरह डिफाइन किया है, जैसे आपका ओएनजीसी, ओएनजीसी वगैरह हो गया, इंडियन ऑयल हो गया, जिसमें गवर्नमेंट का स्टेक होता है, लेकिन गवर्नमेंट कंपनी लोग कहते हैं गवर्नमेंट जॉब लगी, तब मुझे सबसे क्या, जिसमें गवर्नमेंट, जिस कंपनी में गवर्नमेंट का स्टेक है। देन एनी बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेट अंडर द लॉ ऑफ कंट्री आउटसाइड इंडिया, बाहर की जो कंपनी वो इंडिया के बेचेगी ना, अमेजन, एनी बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया, ठीक है, अगर वो इंडिया में इन्वेस्ट करते तो पर्सन माना जाएगा, उस पर टैक्स लगेगा, पर्सन है वो। नेक्स्ट, एनी कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर लॉ रिलेटिंग टू कोऑपरेटिव सोसाइटी, लीगल अथॉरिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सोसाइटी, आजा भाई नीचे, ट्रस्ट, ट्रस्ट, एवरी आर्टिफिशियल पर्सन नॉट फॉलिंग विद इन एनी अदर अबव, कह रहा है ऊपर कोई फॉल नहीं करते, और कोई भी ऐसी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन बना दिया तुमने, ओ माय गॉड, भगवान को केस ठोक दिया था। तो ऐसी सारी चीजें, अब देखो हमें पर्सन आपने कितने तरह के पढ़ लिए अब तक, तो जानते थे कितने होते हैं, एक, अब तक कितने होते थे, एक, अब देखो कितने हो गए, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 14% होते हैं GST। मतलब जो किसी किसी को नहीं छोड़ा। अगर आप कंपनी बना के सामान बेचोगे तो भी पकड़ लेंगे, फर्म बना के बेचोगे तो भी पकड़ लेंगे, जीएसटी, अगर आप ट्रस्ट बनाया तो भी ये जीएसटी में कवर होते हो, आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा, समझ रहे हैं आप। तो ये गवर्नमेंट ने, हमारे गवर्नमेंट ने एक अच्छा स्ट्रक्चर, एम्बिग्यूटी थे पहले, कहते थे जो आपने
मेंबर्स है सोसाइटी वाले, वो तो अपने मेंबर्स को बेनिफिट के लिए बना हुआ है, इस पे जीएसटी क्यों लगेगा? लास्ट ईयर अमेंडमेंट करके डाल दिया उसको अंदर, अभी आगे पढ़ेंगे। एक्ट में चेंज किया ना सीधा, इधर उधर डाला एक्ट में कह रहा कि अगर कोई भी अपने मेंबर्स के बेनिफिट के लिए काम करता है और पैसे कलेक्ट करता है, कंसिडरेशन लेता है, दैट इज अ सप्लाई, जीएसटी पे करो उसके ऊपर। तो मकान में रेंटल के तौर पर लेता भी होगा ना, वो छोटा थोड़ी होगा। अब चलो अब आगे देखते हैं। जस्ट अगली क्लास इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर ए कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन द कोर्स एंड फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। कह रहा है कि अगर आपने कोई इंपोर्ट ऑफ सर्विस किया है, क्या किया है, बाहर इंडिया के बाहर से कोई सामान इंडिया में मंगाया, चाहे आपने कंसिडरेशन दिया हो, चाहे वो बिजनेस के लिए हो या बिजनेस के लिए नहीं हो, तो भी ये इस पे जीएसटी लगेगा। एग्जाम्पल दूं, ऑनलाइन जाते हो, कोई आपको म्यूजिक अच्छा लगता है, आपका तो डाउनलोड, क्या बोलता है, पे $9। कभी देखा है? कोई मैगजीन्स वगैरह पढ़ रहे होते हो, कोई आर्टिकल्स पढ़ रहे होते हो, सर्विस है ना, इंपोर्ट ऑफ सर्विस। आप तो बिजनेसमैन नहीं हो, फिर भी कई बार आपको पे करना पड़ता है ना, सर्विस है, पे करना पड़ता है। जैसे आईफोन वालों को मैंने सुना है कि उनको कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करने में पैसे पे करने पड़ते हैं, तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस, समझना है? इंपोर्ट आपने बाहर से किया और आपको यहाँ पे आपको टैक्स पे करना। आगे चलो, द एक्टिविटी स्पेसिफाइड शेड्यूल 1 मेड और एग्री टू बी मेड विदाउट एक्सेस। कह रहे हैं कि अब भाई साहब, अब तक तो कंसिडरेशन था, अब तक क्या था, कंसिडरेशन था तभी सप्लाई था। अब तो कह रहे हैं कि शेड्यूल 1 में हमने कुछ आइटम ऐसे कर रखे हैं जहाँ पे आपने कंसिडरेशन दिया हो या ना दिया हो, जीएसटी लगेगा। ठीक है, डी पॉइंट को उन्होंने डिलीट कर दिया। आगे पढ़ते हैं, ई पॉइंट क्या था, आई ए, where certain activities or transaction constitute a supply in accordance with the provisions of such a law, they shall be treated either as supply of goods or supply of services and reference schedule 2। देखो ना, शेड्यूल 2 में सिंपल सिंपल एक बात बोली है कि हमने कुछ, पहले मैंने आपको बताया था ना कि जैसे रेस्टोरेंट का बिल है, ये सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, तो उन्होंने गवर्नमेंट ने बोला 70-30, वैसे 60-40 भी था, कुछ पे 50-50 भी था। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे बोला भाई सब, मैं एक काम करता हूँ, मैं पहले ही बता देता हूँ, ये 10 सर्विसेज सप्लाई ऑफ सर्विस है और ये 10 आपके सप्लाई ऑफ गुड्स है। तो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे सिक्योरिटी। तो एम्बिग्यूटी खत्म हो गई। अब ये बाइफर्केशन अलग क्यों किया पता है? आगे हम प्लेस ऑफ सप्लाई पढ़ेंगे और टाइम ऑफ सप्लाई पढ़ेंगे, तो दोनों का रूल अलग अलग है। अभी तो हम पढ़ रहे हैं कि कब लगेगा, जैसे कि कब, जैसे सप्लाई होगा तो टैक्स लगेगा, लेकिन पे कब करना है, सप्लाई पर टैक्स पे करना है ना हमें, लेकिन कब, वो रूल बताएगा हमें टाइम ऑफ सप्लाई का, और कौन से स्टेट को पे करना है वो बताएगा हमें प्लेस ऑफ सप्लाई का। ठीक है, आगे चलते हैं हम। उसके बाद नॉट एक्टिविटी और ट्रांजैक्शन स्पेसिफाइड इन शेड्यूल थर्ड इज नॉट ए सर्विस नॉट ए सप्लाई। बात खत्म। उन्होंने बोला है कि कुछ शेड्यूल थर्ड में हमने चीजें रखी है। देखो शेड्यूल 1 में हमने क्या रखा है, इसमें कंसीडरेशन नहीं दोगे तो भी सप्लाई है। शेड्यूल 2 में हमने बताया कि सप्लाई ऑफ गुड्स क्या है, सप्लाई ऑफ सर्विसेज क्या है, ताकि कल को एचएसएन कोड ढूंढने में दिक्कत ना हो, रेट जीएसटी रेट लगाने में कोई दिक्कत ना हो, प्लेस ऑफ सप्लाई लगाने में कोई दिक्कत ना हो, टाइम ऑफ सप्लाई लगाने में दिक्कत ना हो, इसलिए उन्होंने पहले ही बता दिया। जो भी एम्बिग्यूटी वाले थे, उसमें आपका रेस्टोरेंट भी है सबसे पहला, वो आपका वो प्रॉपर्टी वाला भी है, लैंड भी है, दो चार चीजें और भी है। ठीक है, जहां पे एम्बिग्यूटी थी उन्होंने पहले बता दिया भाई साहब हम बताएंगे। ठीक है, उसके बाद उन्होंने बोला कि गवर्नमेंट ने कुछ चीजों को सीधा सीधा बोल दिया है शेड्यूल थर्ड में, कि ना वो सप्लाई है, और सॉरी जो शेड्यूल थर्ड में 5 या 6 आइटम दिया है या 9 आइटम, वो सप्लाई और सर्विस नहीं है, उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, और सप्लाई ऑफ गुड्स भी नहीं है। जैसे माता बनाने शमशान घाट जा रहे हो, वहां पे आपको चद्दर परचेज करते हो, पंडित पैसे लेता है, लकड़ी परचेज करते हो, तो क्या उस पर जीएसटी लगेगा? नहीं लगेगा। ठीक है, अगर वही लकड़ी आप बाहर बेच रहे हो तो उस पर जीएसटी लगेगा, लेकिन अगर वही लकड़ी आप शमशान घाट में बेच रहे हो तो उस पर जीएसटी
नहीं लगे। एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय का जो रिलेशनशिप है, हाँ हाँ रूल है, सच में रूल है। अब एक एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय वाला है, तो वो जैसे एम्प्लॉय एम्प्लॉय के केस में जीएसटी नहीं लगता। जो सेशन कोर्ट के जज होते हैं, जज, वो भी तो सर्विस दे रहे हैं कोर्ट को, उसको भी उन्होंने जीएसटी से बाहर कर दिया, क्या उसको जीएसटी नहीं लगे। ठीक है, तो ऐसे ऐसे बहुत सारे 8 या 9 उसमें वो डाले हुए उन्होंने। लैंड, लैंड उसको भी उन्होंने बाहर कर दिया जीएसटी से। तो 9 लाइन आइटम है जिसको शेड्यूल थर्ड में कवर किया है, और जो भी शेड्यूल थर्ड में है वो ना गुड्स है ना सर्विसेज है। तो ना गुड्स ना सर्विसेज, तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। बोलो सर आप हमें ये क्यों पढ़ा रहे हैं? प्रैक्टिकल लाइफ में आप जाओगे तो वो चीजें यहाँ पे काम आएगी, सैलरी वाला तो काम आएगा ही ना। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको जीएसटी का बिल्कुल तह से निकाल के पढ़ा रहा हूँ। कोई भी एकेडमी वाला कुछ नहीं पढ़ाने वाला आप लोगों को। आप लोगों को तो जीएसटी आपको फाइल करना सिखा देगा, ये ऐसे फाइल करते हैं, और मजा भी आप लोगों को उसी में आएगा। लेकिन जब कब कल को आप किसी कॉर्पोरेट में जाओगे, आपके बॉस ने पूछा यार ये मटेरियल मुझे परचेज करना है, क्या मुझे इसका आईटीसी मिलेगा? फिर आपको हमारी याद आएगी, सर ने पढ़ाया तो था कहीं। तो फटाफट फोन लगाओगे या गूगल पर ढूंढोगे, ये कैपेबल बना दूंगा। अपने सर आप लोग पूछोगे सर इसका एचएसएन कोड क्या होता है, इतने लाइन आइटम मैं तो ढूंढ के बताऊंगा नहीं, मैं बोलूँ गूगल से ढूंढ लो, या आप भी ढूंढ लोगे, क्योंकि कंपनी के मालिक को तो नहीं पता क्या पढ़ के आए हो। अब जैसे कुछ गुड्स ऐसे हैं जिसमें कंसिडरेशन ही नहीं है, अब बोलोगे सर इसमें कंसिडरेशन नहीं है, टैक्स पे कर रहे हैं हम। सप्लाई पहले आप लोग भी नहीं सोचो सप्लाई है कि नहीं, गुड्स है कि नहीं है। तो दिमाग में इतनी चीजें भर दूंगा, लेकिन याद नहीं रहेगा, मैं मानता हूँ, जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे। लेकिन आपको ये पता हो कि ऐसा कुछ पढ़ाया था कहीं ना कहीं, तो या तो आप एक्ट खोलोगे बैठ के या गूगल सर्च करोगे, ब्लाइंड नहीं रहोगे। इसलिए पढ़ा रहा हूं। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास क्या इतने सारे नॉलेज होते हैं क्या? इतने एक्ट पढ़ा होता है, इतने सारे एक्ट पढ़ते हैं हम लोग, लेकिन हमें पता है कि ऐसा कुछ हमने उस एक्ट में पढ़ा था। फिर हम वो एक्ट खोलते हैं, फिर पेजे पलट रहे होते हैं, फिर ढूंढते हैं, इंडेक्स देखते हैं कौन सेक्शन में लिखा होगा। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते बनते कम से कम 50-60 एक्ट पढ़ चुके होते हैं। और हर एक एक्ट में कम से कम 200-300 सेक्शन होते हैं, कंपनी एक्ट में तो 450 सेक्शन है। तो इसलिए हमें ये बता दिया जाता है कि कौन सी चीज कहाँ मिलेगी। इंस्टेंट तो हमें भी याद नहीं होता, इंस्टेंट हमें वो चीज याद होती है जो हम रोज करते हैं। ठीक है, तो ये आपको प्रॉपर एक्ट पढ़ना सिखा रहा हूँ, पढ़ते कैसे। ठीक है, तो ये आप जब आप नॉर्मल लाइफ में कोई और कोई एलएलबी कर रहा हो या एमबीए में भी कोई एक्ट या लॉ होगा, तो फिर आप उसको ऐसे पढ़ो, गुड्स मतलब नॉर्मल गुड्स नहीं होता, सर अच्छा हो गया और एस लगा दो बहुत सारे अच्छे हो गए।